हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट कौन सा करेंगे? हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट हम 2 करने वाले हैं और जीरो टू हीरो बैच का पार्ट हमारा 29 होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक चल रहा है वो हमारा चलेगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारा टॉपिक कौन चलेगा? हमारा चलेगा कैपिटल अकाउंट। हमारा कौन सा अकाउंट चलेगा? हमारा चलेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग आज कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन देखेंगे। क्या है कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन? हमें क्या बताती है? कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन हमें बताएगी कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इट इन्वॉल्व अ रेसिडेंट ऑफ कंट्री कंसर्न द चेंजिंग either his assets with his liability। मतलब जैसे हम करंट अकाउंट के अंदर हम लोग असेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट नहीं डालते थे ना, इस बार हमारे लायबिलिटी पे और असेट्स पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, टू अ रेसिडेंट्स of another country, transaction in the capital account reflect a change in stock, either assets or liability। मतलब चेंज इन स्टॉक में चेंज होगा, असेट और लायबिलिटी में क्या होगा? चेंज होगा। मतलब अगर देश की संपत्ति और देयता में चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, इट इज डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इट रेफर टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यही इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, द कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो, ये सारी चीज हमारी किसके अंदर आती है? हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस के अंदर आती है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ये निकालेंगे तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस सरप्लस और डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट बैलेंस के अंदर घाटा भी होता है और लाभ भी होता है। इट इंडिकेट प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन, रिजर्व गोल्ड मूवमेंट ईटीसी। इसके अंदर क्या चीज आती है? हमारे प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो हो गया, ठीक है, मूवमेंट इन बैंकिंग हो गया, कैपिटल, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो गई, ये सारी चीज। दीज आर क्लासिफाइज इनटू 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो और कैपिटल, अदर कैपिटल। देखो मतलब समझो क्या बोला इसके अंदर। जैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, पूंजी खाते की बात कर रहे हैं, इसके अंदर असेट्स और लायबिलिटी ये दोनों पर इफेक्ट डलता है। इन दोनों पर क्या डलता है? इफेक्ट डलता है। ठीक है, इन दोनों पर क्या डलेगा? इफेक्ट डलेगा। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, ये इंक्लूड करी जाती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर पहली कैटेगरी होती है पोर्टफोलियो और दूसरी होती है हमारा एफडीआई। पोर्टफोलियो के अंदर शेयर, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करी जाती है। एफडीआई के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें ओनरशिप गेट करी जाती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पता लगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है, इस कैपिटल अकाउंट का ही पढ़ रहे हैं, बोरोइंग, जिसे बोलते हैं उधार। ये भी दो तरीके की है। पहली बोरिंग है कमर्शियल लोन। कमर्शियल लोन में क्या होगा, जो इंटरनेशनल वाणिज्यिक उधार, इंटरनेशनल जो रेट चल रहा होगा, जो इंटरनेशनल रेट चल रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय दर चल रही होगी ब्याज की, उस दर पर उधार लिया जाएगा, तो वो बोरोइंग के अंदर आ गया। दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस, इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर इसे बोलते हैं बाहरी सहायता। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उधार लिया हेल्प के रूप में, हेल्प के रूप में, ये क्या कहलाता है हमारा, एक्सटर्नल असिस्टेंस कहलाता है। तो दो चीज हमें समझ आई, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। देखो इन्वेस्टमेंट करेंगे तब असेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बोरोइंग करेंगे तो लायबिलिटी ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आया? फिर अभी और देखते हैं इसी के अंदर, तीसरा है एनआरआई डिपॉजिट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपने रिलेटिव्स को पैसा भेजते हैं। चौथा है एनआरआई डिपॉजिट हो गया। चौथा है तुम्हारा बैंकिंग डिपॉजिट, मतलब बैंक जमा। इसमें क्या होगा, जो रिलेटिव के अलावा अदर बैन रिलेटिव्स, जो इसमें रिलेटिव्स के अलावा, ठीक है, जो पैसे ट्रांसफर करे जाते हैं वो कहलाते हैं हमारा बैंकिंग डिपॉजिट। फिर उसके बाद है पांचवा क्रेडिट ट्रेड, उधार पर व्यापार। मतलब विदेश से व्यापार तो हुआ, किस पे हुआ, इसे हम ट्रेड क्रेडिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उधार पर हुआ, इसे हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। समझ में आ गया? तो मतलब यहां से जितना व्यापार हुआ वहां से पैसा आया। ठीक है, मैंने करंट अकाउंट के अंदर बताया था गुड्स और सर्विसेज का व्यापार। यहां पर गुड्स और सर्विस के व्यापार के अलावा बाकी के जो पैसे आते हैं, जो अपने मम्मी पापा को पैसे भेज दो, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, या उधार ले लिया, वो सारे इसके अंदर आते हैं, जिसमें असेट्स और लायबिलिटी पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। ठीक है, फिर आता है रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तीसरा अकाउंट क्या होता है हमारा, रिजर्व अकाउंट होता है। इसे हम बोलते हैं सरकारी कोष खाता। ठीक है, थ्री अकाउंट जैसे IMF, SDR, रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड आर कलेक्टिव कॉल्ड द रिजर्व अकाउंट। मतलब ये सारे हम रिजर्व करके रखते हैं ना। द IMF अकाउंट कंटेन परचेज क्रेडिट, द रीपरचेज डेबिट। मतलब अगर क्या करता है, अकाउंट कंटेन परचेज क्रेडिट, उसे परचेज करता है तो क्रेडिट, और रीपरचेज करता है तो डेबिट होता है, फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
मतलब विदेशी मुद्रा जो होती है उसमें। स्पेशल ड्राइंग राइट SDR आर रिजर्व असेट्स created by IMF and allocated from the time to time member countries. It can be used to settle international payment between monetary authority of two different countries. मतलब दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो सेटलमेंट होता है, ठीक है, विदेशी पैसों का जो सेटलमेंट होता है वो इसके द्वारा होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आगे देख लेते हैं, पहले पीपीटी क्या है फिर मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ। अब देखो, तीसरा है हमारा तीसरा अकाउंट, जो तीसरा अकाउंट है हमारा वह ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सरकारी कोष खाता, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, सरकारी कोष खाता। ठीक है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, सरकारी कोष खाता। इसमें क्या होता है, आरबीआई है ना, जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होंगे उन सबको निगरानी में रखेगी और विदेशी पैसा को रिजर्व करने का काम करेगी। और आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ठीक है, ट्रांजैक्शन करती है। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर ट्रांजैक्शन करती है। तीन खाते हुए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। समझ में आ गया? ठीक है, फिर अगला आता है एरर और ओमिशन। अगला आता है तुम्हारा एरर एंड ओमिशन। द एंट्री अंडर हेड रिलेटेड टू मेनली टू लीड्स एंड लैग्स इन रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन। मतलब कई बार जो हमने तीन अकाउंट पढ़े, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट, इन तीनों अकाउंट के अंदर कई बार क्या होता है, हम लोग ट्रांजैक्शन गलत पुट कर देते हैं या भूल जाते हैं। ठीक है, एंट्री नीड टू ऑफसेट ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड कंपोनेंट्स। मतलब बाकी की चीजों को हम लोग फिर क्या करेंगे, हम इसे सेटल कराने का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग इसे सेटलमेंट कराने पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमें एरर और ओमिशन अकाउंट निकालना पड़ता है। मतलब कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई, हम इसमें क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं इसके द्वारा, एरर और ओमिशन के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लर आ रही होगी ये वाली फोटो, शायद हल्की देख लेना, मैनेज करना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, देखो क्या क्या चीज हमारी क्रेडिट होती है, क्या क्या चीज डेबिट होती है, ये बताना है। अगर रिसीट्स है तो ये सारी चीज हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। हमने पेमेंट करी है किसी को तो क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंस, समझ में आया? मतलब जो हमने यहां से रिसीट आई हमारे पास, एक्सपोर्ट और गुड्स और सर्विसेज भेजेंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, इंपोर्ट गुड्स और सर्विसेज यहां से गया तो पैसा गया, इसे बोलते हैं ट्रेड अकाउंट बैलेंस। मतलब यहां से गया और वहां से आया तो क्या हुआ, ट्रेड अकाउंट बैलेंस। फिर इनको हमने क्रेडिट करा, इसको हमने डेबिट करा, तो इसे बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। समझ में आया? इसे क्या बोला हमने, करंट अकाउंट बैलेंस। ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा क्रेडिट कर दिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सारी चीज अगर हम क्रेडिट करते हैं और ये सारी चीज हम डेबिट करते हैं तो हमारा एरर और ओमिशन अकाउंट निकल कर आता है। ठीक है, वो डिपेंड होता है कि गलतियां है कि नहीं है, उसे हम करंट अकाउंट बैलेंस भी बोल सकते हैं। समझ में आया? मतलब इसको हमने अगर सॉल्व करा इस वाली वैल्यू को तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस भी निकल सकता है। फिर आता है चेंज इन रिजर्व्स। अगर रिजर्व्स क्या होता है, चेंज हो रहा है तो देखो प्लस हो गया, और चेंज इन रिजर्व इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। टोटल रिसीट्स और टोटल अगर पेमेंट आपस में बराबर है तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हमारा, इक्वल है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, पुलिस की गाड़ियां आ रही है। अब देखो डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम क्या बोला,
ए डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन कंडीशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। मतलब अगर डिसइक्विलिब्रियम है मतलब असंतुलन है, हिंदी वाले को भी समझ में आ रही होगी, ध्यान रखना। असंतुलन है तो क्या होगा, दो तरीके से होता है, या तो लाभ होगा या घाटा होगा, या तो लाभ होगा या घाटा होगा। आज सरप्लस में क्या होगा, हमारे पास टोटल रिसीट्स ज्यादा होगा टोटल पेमेंट की कंडीशन में, देखो है ना, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट क्या है, कम है। लेकिन डेफिसिट की स्थिति में डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर आता है कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम पेमेंट। ये क्या है, क्यों है ऐसा, ये डिसइक्विलिब्रियम क्यों पाया जा रहा है। सबसे पहला साइक्लिक फ्लक्चुएशन, मतलब उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। शॉर्टफॉल इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी का विकास होते जा रहा है इसी कारण से। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, देश की इकोनॉमी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, डिमांड चेंज होती जा रही है। नेचुरल क्लाइमेटीज, मतलब कोई नेचुरल चीजें हो गई, नेचुरल घटना घट गई, प्राकृतिक आपदा आ गई। और इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है उसका मूवमेंट उतार चढ़ाव वाला हो रहा है। ठीक है, कैसे हम ठीक करेंगे इसे ठीक करने के उपाय, मीजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, मीजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम से कैसे ठीक करेंगे, उपाय जानने हैं। उपाय हैं दो तरीके के, पहला बताया है मॉनेटरी, ठीक है, मौद्रिक उपाय। पहला है मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय में क्या बोला, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, मौद्रिक उपाय, द मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्न विद द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई। मतलब सेंट्रल बैंक का रोल हो जाएगा, मनी की सप्लाई बढ़ाएगी या मनी की सप्लाई क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, और दूसरा है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में सरकार का रोल होता है। अब देखो, मीजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, मीजर टू करेक्ट मीजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम दो तरीके हैं। एक तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक उपाय, ठीक है, दूसरा फिस्कल पॉलिसी का। ठीक है, राजकोषीय उपाय। ये मॉनेटरी पॉलिसी मम्मी के द्वारा बनाई जाती है, मतलब आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आरबीआई मनी की सप्लाई ज्यादा करती है, कब, जब डिफ्लेशन होता है और मनी सप्लाई कम करती है जब इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आरबीआई के कंट्रोल में है, बताएंगे कैसे कंट्रोल होता है। फिस्कल पॉलिसी में क्या है, इसमें सरकार के द्वारा चेंज करे जाते हैं, टैक्स बढ़ा देना, ठीक है, समझ में आया, टैक्स बढ़ा देना या कम कर देना। सब्सिडी, गरीब लोगों को सब्सिडी दे दी, ठीक है, समझ में आया। टैक्स कम कब करा जाएगा, जब महंगाई होगी। सब्सिडी कब प्रोवाइड कराई जाएगी, जब मंदी होगी, है ना। तो ये हमारे दो उपाय हैं जिससे क्या करा जा सकता है, इन प्रॉब्लम्स को, बीएपी के प्रॉब्लम्स को क्या करा जा सकता है, ठीक करा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। अभी आज हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक क्लास।